है, मैं हूं फरज शकीब। आज एक बार फिर बिहार की राजनीति पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और बिहार की राजनीति पर आज चर्चा हो उससे पहले अशोक चौधरी जो बिहार जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं, उनका ये ट्वीट आपकी नज़र कर रहा हूं। सबसे पहले आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद कद मद सब अलग अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए, रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे, यदि सुकून से रहना है तो उम्मीद करना छोड़ दीजिए। ये आज अशोक चौधरी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हैं और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की पॉलिटिक्स में जनता दल यूनाइटेड के खेमे में एक जलजला आता है। सबसे पहले इस ट्वीट के जवाब में प्रतिक्रिया आती है जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की, और उसके बाद लगातार मीडिया अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करता है, वैकल्पिक मीडिया अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस पंक्ति के अंदर जो संदेश छिपा हुआ है वो समझना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब भले ही नीतीश कुमार के सामने अशोक चौधरी जब हाजिर हुए हैं, उन्हें तलब किया गया है और उसके बाद जब उन्होंने मीडिया को संबोधित किया है तो वो ये कह रहे हैं कि हमको किसी मित्र ने ये पंक्तियां भेजी थी, अच्छी लगी तो पोस्ट कर दी, लेकिन इसका जो संदेश निकल कर जाना था बिहार के पॉलिटिकल सर्किल में वो जा चुका है। और इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि ये पंक्तियां निश्चित रूप से नीतीश कुमार को संदर्भ में ही लिखी गई थी या पोस्ट की गई हैं। और इस वक्त जो जनता दल यूनाइटेड की हालत है और जनता दल यूनाइटेड में खास तौर पर अशोक चौधरी की जो हालत है उसको लेकर के बिहार में चर्चा ये गर्म है कि नीतीश कुमार को अब अशोक चौधरी उनकी जगह पर पहुंचाना चाह रहे हैं। उनकी जगह का मतलब ये है कि जहां आज आरसीपी सिंह है, अब वही जगह अशोक चौधरी भी भेजे जाएंगे या पहुंचाए जाने की कवायद में नीतीश कुमार लग चुके हैं। अशोक चौधरी कभी भूंजा पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, फिर उसके बाद अशोक चौधरी लोकसभा चुनाव के समय चिराग पासवान से घनिष्ठता बढ़ाते हैं। वो चिराग पासवान जिनके कारण आज जनता दल यूनाइटेड 43 की संख्या पर है बिहार विधानसभा में, और ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि इसमें 2020 के उस कथित चिराग मॉडल की बहुत बड़ी भूमिका है, जिस चिराग मॉडल को भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ रहकर पर्दे के पीछे से अंजाम दिया है। वो चिराग मॉडल नीतीश कुमार को अब भी तंग करता है, परेशान करता है, उनके भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं के ऊपर एक ग्रहण लगता हुआ दिखाई देता है। और नीतीश कुमार निश्चित रूप से चिराग पासवान को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और उस चिराग पासवान की पार्टी से अपनी बेटी को लोकसभा का चुनाव लड़ाना और उस उम्मीदवार के सामने जहां एक जो दूसरा उम्मीदवार है जिससे उनकी लड़ाई होनी है वो खुद जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता है महेश्वर हजारी, उनके बेटा उनके पुत्र सनी हजारी को कांग्रेस टिकट देती है। तो इन दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन दोनों से नीतीश कुमार खुश नहीं है। और उसकी एक वानगी मैं आपको बता देता हूं कि अब भी जो बिहार प्रदेश जदयू की राज्य कार्यकारिणी का गठन हुआ है 2-3 दिन पहले, उसमें तमाम नेताओं को जगह मिली है, पूर्व सांसद को जगह मिली है, पूर्व विधायकों को जगह मिली है। महेश्वर हजारी और अशोक चौधरी उस सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। यह बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जनता दल यूनाइटेड के अंदर और ये एकदम क्लियर मैसेज है कि नीतीश कुमार अपने इन दोनों नेताओं से खुश नहीं है या उनसे नाराज हैं। अपने अपने पुत्र और पुत्रियों को एलजेपीआर से और कांग्रेस से चुनाव लड़वाना नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया है।
और जिस तरह से नीतीश कुमार आज की तारीख में दिल्ली भ्रमण करते हैं और दिल्ली में वहां वो जिन नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं, उसको लेकर भी नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा संतुष्ट नीतीश कुमार को नहीं माना जाता है अशोक चौधरी के हवाले से। और अशोक चौधरी भारतीय जनता पार्टी के हिमायती माने जाते हैं। अशोक चौधरी के आरएसएस से भी बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। उनके घर के निजी कार्यक्रमों में मोहन भागवत भी आ जाते हैं। इसको लेकर के नीतीश कुमार बिल्कुल इस बात को लेकर, जब नीतीश कुमार को आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आना था तो अशोक चौधरी को सक्रिय किया गया था और दरभंगा से संजय झा को सक्रिय किया गया था, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अब एक बार फिर इस बात की चर्चा बहुत जोरों पर है कि नीतीश कुमार अपना अलायंस पार्टनर बदलने की कवायद में लगे हैं और बहुत जल्द इसको लेकर डेवलपमेंट सामने आ सकते हैं। बहुत संभव है कि झारखंड चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को अच्छी तरह समझती है। यही वो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दोनों मोर्चों पर दोनों नेताओं की, यानी नीतीश कुमार की और लालू यादव की घेराबंदी में जुटी हुई है। एक तरफ लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू यादव के परिवार पर शिकंजा कसने की तैयारी है केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों पर और नीतीश कुमार के करीबी विधान पार्षदों और जदयू के नेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और अभी उसका ताज़ा उदाहरण है गया में विधान पार्षद मनोरमा देवी के आवास पर एनआईए की छापेमारी और वहां से करोड़ों रुपए की बरामदगी। एनआईए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। सब लोग जानते हैं एनडीए के किसी भी घटक दल के किसी नेता पर अब तक ईडी ने, सीबीआई ने और एनआईए ने कोई कार्रवाई कहीं नहीं की है। पैन इंडिया में बात कर रहा हूं आपसे, न चिराग पासवान की पार्टी के किसी नेता पर कोई कार्रवाई होती है, न मांझी जी पर, न पशुपति पारस पर, न शिंदे के अजीत पवार पर, न शिंदे पर, और ना ही दक्षिण भारत के जो राज्य जिसमें जहां भारतीय जनता पार्टी के अलाई पार्टनर है एनडीए में, उनमें से किसी भी पार्टी के ऊपर, उसके नेता के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा नहीं कस रहा है। विपक्ष के नेताओं पर ईडी छोड़ा जाता है, सीबीआई छोड़ी जाती है, एनआईए की रेड पड़ती है। ये सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पिंजरे का तोता सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था, टिप्पणी की थी सीबीआई को लेकर के, तो वो किस तरह से चरितार्थ होता हुआ दिखता है मोदी की सरकार में। एक के बाद एक केजरीवाल, हेमंत सोरेन और कांग्रेस के अन्य नेताओं पर शिकंजा कसना या तो फिर उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेना, ये बहुत लोगों ने देखा है और लगातार हम 10 सालों से देख रहे हैं। लेकिन सहयोगी दल के साथ, सहयोगी दल के नेताओं के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसना कोई मामूली बात नहीं है और इसकी पृष्ठभूमि ऐसे ही तैयार नहीं की गई है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो आजकल 7 सर्कुलर रोड में रह रहे हैं। एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास के बाद जो उसके बाद का जो समय मिलता है वो 7 सर्कुलर रोड में बिताते हैं। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का आवास है। 9 नंबर सर्कुलर रोड पर भी राबड़ी देवी का, समझिए कि एक तरह से वो है, 9 और 10 राबड़ी देवी के कब्जे में है। और 7 और 8 नंबर सर्कुलर रोड पर जो कोठियां हैं वो मुख्यमंत्री जी अपने पास रखते हैं और आजकल वो रात को अधिकतर 7 सर्कुलर रोड में बिताए जो है वो देखे जाते हैं। वहीं उनकी पूजा पार्टी होती है या वहीं वो अपने करीबी नेताओं से मुलाकात करते हैं, रात्रि विश्राम भी वो वहीं करते हैं। ये नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जनता दल यूनाइटेड के अंदर में, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। और उसके बाद ललन सिंह का एक और चैप्टर है। ललन सिंह का चैप्टर यहां जोड़ना इसलिए जरूरी है कि ललन सिंह के बारे में यह कहा जा रहा है कि अब वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के करीब होते जा रहे हैं और सोफे पर बैठी हुई तस्वीर भी आ चुकी है ललन सिंह की। सब लोग जानते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जब क्या गिरिराज सिंह बोलेंगे, जो ललन सिंह ने पक्ष में भाषण दिया है उस कानून के पक्ष में, ये जानते हुए कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जनता दल यूनाइटेड को वोट देता है, उसके बावजूद ललन सिंह ने जिस आक्रामकता के साथ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में, सरकार के समर्थन में लोकसभा में भाषण दिया है, वो कोई मामूली बात नहीं है। उसको आप यूं ही हल्के में नहीं ले सकते हैं। और एक और डेवलपमेंट ये है कि अशोक चौधरी को ललन सिंह एक जमाने में पसंद नहीं करते थे और ललन सिंह को अशोक चौधरी पसंद नहीं करते थे। अब इन दोनों नेताओं की दूरियां कम हो रही हैं।
अशोक चौधरी को लग रहा है कि कोई एक तो ललन सिंह के रूप में उनको दिखाई दे रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की उनकी जो लाइन लेंथ है उस पर उनके साथ चलता हुआ दिखता है। बाकी इधर वशिष्ठ बाबू हैं, विजेंद्र यादव हैं, विजय चौधरी हैं, ये तमाम लोग, और ख़ास तौर से मनीष वर्मा जिनको वीआरएस दिलवाकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल कराया गया है, वो समाजवादी माने जाते हैं, मंडल पॉलिटिक्स के हिमायती माने जाते हैं और भाजपा के विरोधी माने जाते हैं। उनका कद पार्टी में जिस तरह लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर के ये बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में अपना अलायंस पार्टनर बदलने वाले हैं। मनीष वर्मा जिनको जनता दल यूनाइटेड में लाया गया है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, और अब मनीष वर्मा के बारे में ये खबर आ रही है कि वो यात्रा पर निकलने वाले हैं, बिहार में यात्रा पर निकलने वाले हैं। जिला दर जिला वो कार्यकर्ताओं के साथ, प्रखंड स्तर के जदयू के कार्यकर्ताओं के साथ मनीष वर्मा संवाद करेंगे, और निश्चित रूप से मनीष वर्मा जो फीडबैक मिलेगा जिला दर जिला जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं से बातचीत करके उसकी रिपोर्टिंग वो नीतीश कुमार को करेंगे, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं नजर आता है। और उसके बाद एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आज एक तरफ अशोक चौधरी का ये ट्वीट आता है, नीतीश कुमार का प्रोग्राम जहानाबाद में होता है, जहानाबाद के प्रभारी मंत्री हैं अशोक चौधरी, इसलिए प्रभारी मंत्री होने के नाते अशोक चौधरी वहां मौजूद होते हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जहानाबाद में होते हुए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय से चिट्ठी जारी हो जाती है कि श्याम रजक को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। पार्टी के अंदर जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है, उपाध्यक्ष से ज्यादा बड़ा पोस्ट माना जाता है जनरल सेक्रेटरी का। और एक तरफ अशोक चौधरी को नीतीश कुमार साथ ले जाते हैं जहानाबाद, और दूसरी तरफ श्याम रजक को जनरल सेक्रेटरी बनाने की चिट्ठी निकल जाती है जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस से। तो ये बहुत मैसेज एकदम क्लियर है कि अशोक चौधरी को धीरे धीरे नीतीश कुमार उनकी जगह पहुंचाते हुए श्याम रजक को रिप्लेस करना चाहते हैं अशोक चौधरी से, इसलिए श्याम रजक को राजद से आते ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और एक बात तय है कि जनता दल यूनाइटेड की जो एक सीमा रेखा बना रखी है नीतीश कुमार ने, उससे बाहर जाने की कोई कोशिश करता है तो नीतीश कुमार उसको छोड़ते नहीं हैं। बहुत इतिहास में हम नहीं जाएंगे, जॉर्ज फर्नांडिस हों या दिग्विजय सिंह हों जिनको हम दादा कहा करते थे, शरद यादव हों या आज आरसीपी सिंह हों, वो कहाँ हैं आज? आरसीपी सिंह आज कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी में अभी वो औपचारिक रूप से हैं, लेकिन वो हैं कहाँ, वो कहाँ दिख रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है। तो आने वाले दिनों में हालांकि भारतीय जनता पार्टी अशोक चौधरी को बिहार का एकनाथ शिंदे बनाना चाहती है, और इधर नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को बिहार का नया आरसीपी सिंह बनाने की कवायद तेज कर दी है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आने वाले दिनों में बहुत तगड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। बहुत संभव है कि नीतीश कुमार झारखंड चुनाव से पहले बिहार में विपक्ष का परिवर्तन करवा दें, और इस बार जब नीतीश कुमार अलायंस पार्टनर बदलेंगे तो उसकी जो गूंज है या उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसका जो असर है वो दिल्ली के सत्ता के स्वास्थ्य पर भी पड़ने वाला है। ये बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। इसलिए इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा सजग है, सतर्क है, और वो अपनी तरफ से तमाम कवायद कर रही है कि नीतीश कुमार को किसी तरह से रोका जाए, नीतीश कुमार को किसी तरह से एनडीए गठबंधन में बनाए रखा जाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बात पर लगातार मंथन कर रही है और उसके प्रयास जारी हैं कि किसी तरह से नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में वापस लाया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। अभी हरियाणा में कांग्रेस बहुत आत्मविश्वास के साथ है कि वहां उसकी सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, या यूं कहिए कि इंडिया अलायंस की एमवीए की जो महाविकास अघाड़ी है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, जो प्रादेशिक स्तर पर एमवीए कहा जाता है। लेकिन झारखंड में थोड़ा फाइट है। चंपई सोरेन का एक बड़ा फैक्टर है जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जा सकता है। उसकी काट के लिए कांग्रेस चाहती है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में वापस लिया जाए, इसलिए कि नीतीश कुमार के स्वजातीय वोटर्स की संख्या झारखंड में कम से कम 5 से 7% बताई जाती है। और नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में वापस आ जाते हैं तो ये जो 5 से 7% वोट्स हैं झारखंड के अंदर जो नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं, वो इंडिया अलायंस को मिल सकता है। और ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है झारखंड के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में।
तो ये तमाम कवायद चल रही हैं, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल अशोक चौधरी अब लाख सफाई देते रहे कि उनके किसी दोस्त ने ये भेज दिया था, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने पोस्ट कर दिया, लेकिन इस कविता से जो मैसेज अशोक चौधरी देना चाहते थे वो जनता समझ चुकी है। अब डैमेज कंट्रोल की लाख कोशिशें की जाएं, लेकिन बहरहाल जो इस कविता से संदेश निकल कर जाना था वो बिहार की जनता तक जा चुका है। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त इस अपील के साथ कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव से अवगत कराइए और मेरा नैतिक सहयोग कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।